what we said, we just try to understand the business. अब देखिए, now we have to create a need satisfier. We have to create a need satisfier. Need satisfier can be a product, can be a service which is basically satisfying the need of the customer, and this need satisfier is nothing but the product. Nothing but the product. अब सवाल ये खड़ा होता है, how we create this product. इस प्रोडक्ट को कैसे क्रिएट किया जाए, इस प्रोडक्ट को कैसे बनाया जाए. आप सबको अब सब जानते हैं, हम ये बात तो हमसे छुपी नहीं है कि व्हाट वी डू इज, हम एक प्रोसेस को रन करते हैं जिस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन प्रोसेस के तहत हम इनपुट को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, आउटपुट में. जहां इनपुट जो है दैट इज आवर रॉ मटेरियल एंड आउटपुट जो है दैट इज आवर गुड्स. ठीक है. और इस प्रोसेस को हम बहुत सारे नाम से जानते हैं. इसको हम प्रोडक्शन कहते हैं, इसको हम कन्वर्जन कहते हैं, इसको हम ऑपरेशंस कहते हैं, इसको हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं. ठीक है. अच्छा, लाल कोठी से बच्चे का पूछते हैं, सर क्या हम एग्जाम्पल्स भी उतारें? हाँ बिल्कुल. जो जिस फैशन में बोर्ड पे मैं लिख रहा हूं, वैसे मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, ऐसा लग रहा है कि हम कंप्यूटर से टाइप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो कुछ भी मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं वो उसी फैशन में मैं चाहूंगा कि आप उसको उतारें. उसका फायदा ये होगा कि बाद में आप खुद देखना, खुद आपको समझ में आएगा कि क्या इसका बेनिफिट होगा, कि बहुत इजीली आप कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल कर पाओगे, बहुत इजीली. चलिए, हम ये सीखना चाह रहे थे कि हाउ वी क्रिएट दिस नीड सेटिस्फायर, दैट इज द प्रोडक्ट. हमने क्या किया, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट किया, और हम सब जानते हैं इस बात को कि इस प्रोसेस को हम प्रोडक्शन कहते हैं, राइट. प्रोडक्शन करने के बाद आउटपुट क्रिएट होता है, दैट इज योर गुड्स, और इस गुड्स को हम पहुंचाते हैं कहां तक, कस्टमर तक. तो सबसे पहली बात तो ये हुई कि हमारे को क्या करना था, एक नीड सेटिस्फायर बनाना था, एक प्रोडक्ट बनाना था. प्रोडक्ट बनाने के लिए हमने एक प्रोसेस रन किया, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोडक्शन, कन्वर्जन, ऑपरेशंस और मैन्युफैक्चरिंग, जिसकी मदद से हमने इनपुट को कन्वर्ट कर दिया किसमें, आउटपुट में. दिस इज व्हाट वी हैव टू डू. उसके बाद इस गुड्स को हमें पहुंचाना है कहां तक, कस्टमर तक. ठीक है, दैट इज द बेसिक आइडिया. अब दो बातें. पहली बात तो यह है कि ये आउटपुट को पहुंचना है कहां तक, कस्टमर तक. ठीक है, पहली बात तो ये है. दूसरी बात ये है, सर ये बताओ कि ये इनपुट कहां से आया. ये इनपुट जो हमें सप्लाई करता है उसे हम क्या कहते हैं, सप्लायर. है ना, सिंपल. हम सब पढ़ते आए हैं बचपन से, हम सब जानते हैं हु इज सप्लायर, तो हम कहते हैं समवन हु सप्लाइज द रॉ मटेरियल इज सप्लायर, राइट. सो और हु इज कस्टमर, हु बाइज आवर प्रोडक्ट इज अ कस्टमर. सो हालांकि इन सबको हम एसएम में पढ़ेंगे डिटेल में, बट अभी बस इतना ध्यान में रखना है कि कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को बाय कर रहा है, सप्लायर हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम इनपुट को कन्वर्ट कर दे रहे हैं किसमें, आउटपुट में, विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस कॉल्ड एज प्रोडक्शन. इस तरह से हमने गुड्स को क्या किया, तैयार करके कस्टमर तक पहुंचाने की बात करी. कैसे पहुंचेगा ये, चलो देखते हैं. एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे, क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग प्रोडक्ट्स टू कस्टमर. ठीक है, चलिए एक डायग्राम बनाते हैं. जिस डायग्राम में हम ये देखेंगे कि कैसे प्रोडक्ट को क्रिएट किया जाए और डिलीवर किया जाए किसको, कस्टमर को. हाउ कैन वी क्रिएट आवर प्रोडक्ट
and how can we deliver these product to the customer. देखिए इस पूरे प्रक्रिया में कि प्रोडक्ट को कैसे क्रिएट करके डिलीवर किया जाए कस्टमर को, इस पूरे प्रक्रिया में जो सबसे पहला जो कंपोनेंट हम यहां यूज कर सकते हैं अपने सिंपल डायग्राम में, दैट इज आवर सप्लायर. ठीक है, सप्लायर ने सप्लाई किया रॉ मटेरियल, उस रॉ मटेरियल को हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेके आते हैं. देखो इतना तो हम सबको मालूम है कि पूरा का पूरा रॉ मटेरियल एक साथ इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि हम इसे क्या करते हैं, स्टोर करते हैं. Now we have something called as warehouse management, right? और उसके बाद विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हम इनपुट को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, आउटपुट में. तो यहां हमने इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट किया. इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के बाद हमें इसे पहुंचाना है कहां तक, कस्टमर तक. अब सवाल यह उठता है कि कस्टमर तक कैसे पहुंचाया जाए. दिस इज योर कस्टमर. जो भी कस्टमर है, इनका लोकेशन कुछ भी हो सकता है. आप जिस पर्टिकुलर मार्केट को टारगेट कर रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए कि अपने गुड्स को हम कस्टमर तक कैसे पहुंचाएंगे. ठीक है, सप्लायर से रॉ मटेरियल आया ऑर्गेनाइजेशन में हमने क्या किया, प्रोडक्ट्स को तैयार किया. सो ये जो है ये मूवमेंट है किसका, रॉ मटेरियल का, और यहां कन्वर्जन हो गया रॉ मटेरियल टू प्रोडक्ट. अब इस प्रोडक्ट को कहां तक पहुंचाना है, कस्टमर तक पहुंचाना है. ठीक है, अब जरा इसको हम समझते हैं. इससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसे देख लेते हैं. देखिए अब सब ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन को रिपीट मत करना. 40% ऑफ सिलेबस आईटी और एसएम का सेम है. क्यों सेम है, इसी चीज को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं अभी फिलहाल. अगर आप चैप्टर 1 देखो आईटी का, चैप्टर 4 ऑफ आईटी, चैप्टर 5 ऑफ आईटी, चैप्टर 1, चैप्टर 4, चैप्टर 5 जो अभी मैं बताऊंगा, अभी मैंने सिलेबस नहीं बताया आपको. इन 3 चैप्टर में एसएम के हर एक कॉन्सेप्ट का रेफरेंस आएगा. तो अभी हम क्या कर रहे हैं, व्हाट वी हैव स्टार्टेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी. तो जो आपकी नोटबुक का जो हेडिंग होगा दैट विल बी आईटी. इस लेक्चर में मैं 2 काम करूंगा. पहली बात कि आईटी में इस्तेमाल होने वाले सारे कॉन्सेप्ट्स के बेसिक्स को मैं डील कर रहा हूं, ताकि आपको यह समझ में आए कि व्हाई वी आर स्टडिंग आईटी एट ऑल, हम पढ़ी क्यों रहे हैं आईटी. दूसरी बात, आपको दोनों सब्जेक्ट की कनेक्टिविटी समझ में आएगी. तीसरी बात, आपका फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा. मैं नहीं चाहता कि आप आगे जाके सवाल पूछे, सर प्रोडक्शन क्या होता है, सर सप्लायर क्या होता है, सर कस्टमर क्या होता है. क्योंकि आईटी में हर एक दूसरे लाइन में ये चीजें आने वाली है. आईटी के हर एक दूसरे कॉन्सेप्ट में हम कस्टमर की ही बात करेंगे, हम कहीं और बाहर जाने वाले नहीं है. क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारा एंगल ऑफ स्टडी क्या होगा, वी विल बी थिंकिंग अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन, नॉट एज अ कस्टमर. हम ऑर्गेनाइजेशन की तरह सोचेंगे कि हाउ कैन वी प्रोवाइड मोर एंड मोर बेनिफिट टू आवर कस्टमर. सो अभी बस फोकस करो बोर्ड पे एंड ट्राई टू लर्न द थिंग्स, है ना. दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. मैं समझ सकता हूँ कि सर को कंप्यूटर से शुरू करना चाहिए था. व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज हार्डवेयर, व्हाट इज सॉफ्टवेयर. लेकिन नहीं, हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम सीपीटी के स्टूडेंट तो है नहीं. यू आर इन आईपीसीसी एंड यू हैव अ लेवल. सो कॉन्सेप्ट जैसे मैंने आपको कहा, सप्लायर टू ऑर्गेनाइजेशन रॉ मटेरियल का मूवमेंट हुआ. ऑर्गेनाइजेशन में हमने क्या किया, उसको गुड्स में कन्वर्ट कर दिया. नाउ अब हमें इसे यहां से यहां तक पहुंचाना है. अब जरा एक कॉन्सेप्ट समझो, यहां से यहां तक कैसे पहुंचाया जाए. अब एक कंपनी है जिसका नाम है flipkart.com. हालांकि ये मीडिएटर है, ये किसी भी तरह के प्रोडक्ट को नहीं बनाते, लेकिन होता क्या है, यू एज अ कस्टमर जब आप फ्लिपकार्ट पे कुछ भी ऑर्डर करते हैं तो वो गुड्स डायरेक्टली आपके घर पे पहुंचा दिया जाता है. दैट विल बी डिलीवर्ड टू यू डायरेक्टली. ऐसा नहीं है कि आप घर से निकल के बगल वाले परचून की शॉप पे जाते हो, उसको कहते हो कि यार मेरे को फ्लिपकार्ट से ये सामान चाहिए, मंगवा दो. हम ऐसा नहीं करते. हम ऐसा क्यों नहीं करते?
While buying something from Flipkart, we are directly interacting with the Flipkart. अगर आपको डेल का कंप्यूटर चाहिए, now what you can do is, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, डेल के वेबसाइट पे जा सकते हैं. अब वेबसाइट क्या होता है, तो इतना तो हम नाम सुना होगा, आगे सीखेंगे क्या होता है. ठीक है, डेल के वेबसाइट पे गए, डेल के वेबसाइट पे जाके हमने प्रोडक्ट का ऑर्डर किया, वो प्रोडक्ट डायरेक्टली हमारे को क्या हो जाएगा, डिलीवर हो जाएगा. सो यहां से यहां तक गुड्स को कैसे पहुंचाया जाए, उसमें एक छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने आपको, इन्वॉल्वमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी वेयर वी आर यूजिंग व्हाट. ई कॉमर्स के केस में थोड़ा सा चेंज हो जाता है सिस्टम. ई कॉमर्स के केस में डायरेक्टली कंपनी टू कस्टमर क्या हो रहा है, गुड्स डिलीवर हो जा रहा है. ऐसे आपको बहुत सारे ऑप्शंस, आपको बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे जो ई कॉमर्स कंपनीज हैं जहां डायरेक्टली कंपनी टू कस्टमर क्या हो रहा है, गुड्स डिलीवर हो रहा है. तो अब जरा इस चीज को समझो, अगर ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्टली गुड्स डिलीवर कर दिया जाए कस्टमर को, इसे हम कहते हैं जीरो लेवल डिस्ट्रीब्यूशन. इसे हम कहते हैं जीरो लेवल डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन क्यों कहा गया, क्यों शब्द डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल हुआ? डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल इसलिए हुआ क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रोडक्ट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू कस्टमर्स, इसीलिए इसको डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है. डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है क्योंकि ये क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट व्हाट, प्रोडक्ट्स, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है. इसको हम जीरो लेवल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, जहां बीच में कोई इंटरमीडियरी नहीं है, बीच में कोई नहीं होता, डायरेक्टली कंपनी टू कस्टमर गुड्स क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है. लेकिन जरा कार का एग्जांपल लो. कार के केस में क्या होता है, मान लो ये हुंडई है, ठीक है, ये हुंडई है, और हुंडई से कार विल गो टू हुम, डीलर्स, और डीलर से कौन खरीदता है, कस्टमर. क्या कभी आपने कार के रिटेलर को देखा है? हाँ, ऐसा हुआ है कि जैसे हम नमक लेते हैं ना, घर से नीचे उतरते हैं, पड़ोस में एक अंकल की शॉप होती है, हम उन्हें कहते हैं एक पैकेट नमक दे दो. कभी ऐसा हुआ है कि आप गए हो, बोले एक कार दे दो? नो, देयर इज नो रिटेलर ऑफ कार. कार में क्या होता है, सिर्फ डीलर होता है. सो हो क्या रहा है, देखो जरा आप, कंपनी और कस्टमर के बीच में कौन आया, एक प्लेयर आया. इसे हम कहते हैं वन लेवल डिस्ट्रीब्यूशन. इसे हम कहते हैं वन लेवल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, इस तरह से अगर मान लो कोई कंज्यूमर गुड्स, जैसे हम जूस वगैरह लेते हैं ना, उसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन टू डीलर टू रिटेलर टू कस्टमर. कितने इंटरमीडिएरी आ गए इसमें, 2. इसे क्या कह देंगे हम, टू लेवल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड सो ऑन. टू लेवल डिस्ट्रीब्यूशन एंड सो ऑन. अच्छा, एक रेड मार्क कर दीजिए. अच्छा, यहां देखो, अब एक हंसी से बच्चे ने फिर एक अच्छा सा सवाल पूछा है. उनका पूछना है कि सर फ्लिपकार्ट के केस में जो फ्लिपकार्ट है वो एक कोरियर सर्विस का इस्तेमाल करता है प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए. तो जीरो लेवल कैसे हुआ? देखिए, कोरियर सर्विस इज डिफरेंट थिंग. कैसे डिफरेंट थिंग उसको आप कहोगे, जरा सोचो आप. क्या रिटेलर होम डिलीवरी करता है? बिल्कुल करता है. आप देखोगे बहुत सारे रिटेलर ऐसे होते हैं जो स्ट्रैटेजिकली बिजनेस करते हैं. तो वो क्या करते हैं, आपके घर आएंगे और आपसे बात करेंगे कि सर आपको मिल्क चाहिए, हर एक सुबह हम आपके घर पे मिल्क डिलीवर कर देंगे, आपको शॉप पे जाने की जरूरत नहीं है. तो क्या वो जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो कोई लड़का है जो साइकिल पे हर एक घर में जाके मिल्क छोड़ रहा है, क्या वो उसको आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का पार्ट मानोगे? बिल्कुल नहीं.
वो तो बेसिकली उस रिटेलर का टाई अप है उसके साथ कि तुम इतने पैकेट डिस्ट्रीब्यूट कर दो, मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूंगा। दैट इज टोटली डिफरेंट थिंग। द डिस्ट्रीब्यूटर इज द जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है प्रोडक्ट को, दैट इज द रिटेलर, राइट। और इसीलिए हम कहेंगे कि वो किसके साथ टाई अप कर रहे हैं, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मान लो कोरियर सर्विस तो चाहिए ही चाहिए, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोडक्ट डायरेक्टली कंपनी से कहां पहुंच रहा है, कस्टमर तक पहुंच रहा है, बीच में कोई थर्ड प्लेयर नहीं है जिससे कस्टमर इंटरैक्ट कर रहा होता है। आप कभी कोरियर वाले के पास जाके ये नहीं कहते कि मेरे लिए सामान मंगवा दो, है ना। सो डिलीवरी इज अ डिफरेंट पार्ट, ठीक है। इस तरह से हमने कहा कि वी कैन क्रिएट अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल टू डिस्ट्रीब्यूट आवर प्रोडक्ट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू कस्टमर। और इस बीच में बहुत सारे प्लेयर्स आते हैं, हम एक को रेफर करते हैं। अब तो आप कॉन्सेप्ट जानते हो, डीलर्स टू कस्टमर। इस तरह से हमने अपने गुड्स को कहां तक पहुंचाने की बात करी, कस्टमर तक पहुंचाने की बात करी। ठीक है। अब जरा देखो, इस तरह से हमने देखा कि गुड्स जो है कहां तक पहुंचा, डीलर तक, डीलर से गुड्स कहां तक पहुंचा, कस्टमर तक। ठीक है। अब जरा सोचिए कि ऑर्गेनाइजेशन ने एक आउटपुट क्रिएट किया, जिस आउटपुट को वो कहां तक भेज रहा है, कस्टमर तक भेज रहा है। लेकिन जरा एक चीज समझो कि ऑर्गेनाइजेशन ने जो आउटपुट क्रिएट किया, ये आउटपुट जो है, ये प्रोडक्ट या सर्विस ये है क्या। अब पिछले कॉन्सेप्ट को जरा सा याद करो, इसको हम क्या कहेंगे, नीड सेटिस्फायर। क्यों कहेंगे नीड सेटिस्फायर, क्योंकि ये सेटिस्फाई करता है किसके नीड को, कस्टमर की नीड को करता है ना। अभी अभी सीखा था हमने, कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं नीड सेटिस्फायर। तो दोस्त एक बात बताओ मुझे आप, क्या हम तब तक प्रोडक्ट बना सकते हैं जब तक हमें यह ना पता हो कि कस्टमर की नीड क्या है? नहीं बना सकते। यानी कि पूरा मामला उलझने वाला है। क्यों उलझने वाला है कि सर आपने सबसे पहले शो कर दिया कि हमने सप्लायर से रॉ मटेरियल खरीद लिया। आप कैसे खरीद सकते हो जब तक आपको यह ना मालूम हो कि क्या बनाना है? और आप कैसे कोई प्रोडक्ट बना सकते हो जब तक आपको यह ना मालूम हो कि कस्टमर की जरूरत क्या है? इंटायर बिजनेस विल बी गाइडेड बाय द कस्टमर। इंपॉर्टेंस समझो कस्टमर की, पूरा का पूरा बिजनेस कस्टमर गाइड करता है। आज के डेट में कस्टमर के पास बिल्कुल पेशेंस नहीं होता। किस सेंस में मैं कह रहा हूं पेशेंस नहीं होता? कस्टमर कहता है कि एक बहुत ही हाई क्वालिटी प्रोडक्ट अगर तुम मुझे कम से कम समय में अवेलेबल करवाओगे तब तो मैं तुमसे खरीदूंगा, वरना मेरे पास बहुत सारे विकल्प हैं। अब ये विकल्प क्या है और क्या क्या विकल्प कस्टमर्स के पास होते हैं, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी बस इतना ध्यान में रखना है, यू कांट प्रोड्यूस एनीथिंग जब तक आपको यह ना पता हो कि आपके कस्टमर को उसकी कितनी जरूरत है और वाकई जरूरत है या नहीं है। और कस्टमर की जरूरतों को समझने के बाद ही किसी प्रोडक्ट को बनाया जा सकता है। अगर हमने बिना कस्टमर के जरूरत को समझे हुए प्रोडक्ट को डिजाइन किया, वो प्रोडक्ट सर्टेनली फेल करेगा, उस प्रोडक्ट को कोई नहीं बचा सकता। सो इंटायर चेन विल फेल, सर्टेनली ये फेल हो जाएगा। ठीक है। क्या करना है, पहले हमें कस्टमर के नीड को समझना है। कैसे? कस्टमर के नीड को समझने के लिए हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं मार्केटिंग। व्हाट इज मार्केटिंग? मार्केटिंग का मतलब क्या है? देखो, मार्केटिंग आप जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट होगा, जिस डिपार्टमेंट को हम कह देते हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ठीक है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम होता है मार्केट करना प्रोडक्ट को, कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन लेके आना और कस्टमर तक प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन को पहुंचाना। दोनों काम होता है मार्केटिंग का। मार्केटिंग का काम होता है मार्केट सर्वे करना, कस्टमर को स्टडी करना, कस्टमर से इंटरव्यू करना, कस्टमर को से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, ताकि हम कस्टमर के नीड को, चाहे वो नीड नोन नीड हो, चाहे वो नीड लेटेंट नीड हो। कभी कभी क्या होता है, आपकी जरूरतें छुपी हुई होती हैं जिसको आप पब्लिकली एक्सप्रेस नहीं करते, उसे लेटेंट नीड कहते हैं। मतलब ऐसी जरूरत जो छुपी हुई हो। उन हर एक तरह के नीड को, मार्केट के डिमांड को
हर एक चीज को कलेक्ट करके लाने का काम होता है किसका? मार्केटिंग का। मार्केटिंग ने क्या किया? कस्टमर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को क्या किया? कलेक्ट किया। क्या क्या इंफॉर्मेशन? कस्टमर नीड, कस्टमर प्रेफरेंसेस, मार्केट डिमांड एक्सेट्रा। ठीक है, सारे इंफॉर्मेशन को लेके आया। सारे इंफॉर्मेशन को लेके आने के बाद मार्केटिंग जो है वो इस नीड को हैंड ओवर करता है एक अगले डिपार्टमेंट को जिसका नाम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसे हम कहते हैं R&D। अब देखो R&D का काम क्या होता है? R&D स्टैंड फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नाम ही काफी है, नाम से ही पता चल रहा है ये क्या करेगा। क्या करेगा? रिसर्च करेगा। और क्या डेवलप करेगा? प्रोडक्ट डेवलप करेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब देखो हासिस बच्चे का पूछना है सर लेटेंट नीड का एक एग्जांपल बता दो। लेटेंट नीड का एग्जांपल आपसे ही सवाल है मेरा, आप कौन सा ब्यूटी क्रीम यूज करते हैं, है ना? तो शर्मा जाओगे, है ना, कि सर मैं ब्यूटी क्रीम यूज नहीं करता, अगर आप बॉय हो तो। यही हुआ था इंडिया में। इंडिया के यूथ को, है ना, सर्वे किया गया। जिस सर्वे में लड़कों से ये पूछा जाता था आप कौन सी ब्यूटी क्रीम यूज करते हैं। तो आप समझ सकते हो कैसा लगेगा आपको जब आपसे पूछा जाए लड़कों से खास करके कि आप कौन सा ब्यूटी क्रीम यूज करते हैं। और आफ्टर द सर्वे जो रिजल्ट था दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग। क्यों सरप्राइजिंग था? यू वोंट बिलीव इट कि मैक्सिमम लड़कों ने कहा कि यस वी यूज ब्यूटी प्रोडक्ट। और दे वर यूजिंग, जब उनसे पूछा गया आप किस प्रोडक्ट को यूज करते हैं, दे वर यूजिंग फेयर एंड लवली। अभी पंगा क्या था कि फेयर एंड लवली वो यूज तो करते थे लेकिन फेयर एंड लवली को वो सोशली एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। क्यों नहीं तैयार थे? फेयर एंड लवली को हमेशा मार्केट में लॉन्च किया गया था या उसको एडवर्टाइज किया गया या उसको प्रमोट किया गया एज अ क्रीम फॉर गर्ल्स नॉट बॉयज। और इसीलिए बड़ी मुश्किल होती थी कि अगर आपके चेहरे से स्मेल भी आ गया फेयर एंड लवली का तो दोस्त जीना हराम कर देते थे और बोलते थे लड़कियों वाली क्रीम लगा के आ रहा है। तो छुप छुप के बॉयज वर यूजिंग दैट पर्टिकुलर क्रीम। लेकिन क्या हुआ? ये एक जरूरत थी ब्यूटी क्रीम की कि सोशली कुछ ऐसा प्रोडक्ट नहीं था मेल सेगमेंट के पास जिस प्रोडक्ट को वो पब्लिकली यूज कर सके, बोल सके कि हाँ ये मेरे लिए है। क्या आया मार्केट में? इसी नीड को समझने के बाद इसके बाद एक प्रोडक्ट लॉन्च किया गया दैट वाज फेयर एंड हैंडसम। और फेयर एंड हैंडसम को लॉन्च किया गया फॉर बॉयज और वो 100% टारगेट था बॉयज के लिए। इसीलिए उस समय के यूथ आइकन को इस्तेमाल किया गया था शाहरुख खान, ताकि 4 से ज्यादा लोगों को कवर किया जा सके। केस में बाद में बताऊंगा डिटेल में। लेकिन ऐसी ही नीड को हम कहते हैं लेटेंट नीड, जो छुपी हुई हो। तो जरूरत तो थी एक ब्यूटी क्रीम की लेकिन वो नीड वाज लेटेंट, वो छुपा हुआ था। वो खुल के लोग बता नहीं पा रहे थे कि हाँ मुझे भी एक ब्यूटी क्रीम दे दो, मेरे को भी ब्यूटीफुल दिखने का है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द लेटेंट नीड इज। अब चलिए यहाँ आते हैं वापस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और बातों में मत लगाया करो मुझे, है ना, जब जो आएगा एग्जाम्पल में बता दिया करूंगा। R&D ना एज अ नेम इंडिकेट्स रिसर्च करना और डेवलप करना। किसको भाई? प्रोडक्ट को। और क्या कर रहे हैं? ये तो कर रहे हैं अभी फिलहाल हम। R&D का काम है यहाँ। हालांकि R&D का स्कोप बहुत ब्रॉड है लेकिन हमें टू द पॉइंट रहना है यहाँ। R&D का काम है इस नीड को समझते हुए एक नीड सेटिस्फायर को डेवलप करना। नीड जो है मार्केट की, मार्केट का जो डिमांड है, मार्केट के कस्टमर के जो प्रेफरेंसेस हैं, उनको समझते हुए एक नीड सेटिस्फायर डेवलप करने का काम कौन करता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। बन गया प्रोडक्ट। अब इस जो भी कॉन्सेप्ट डेवलप किया रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने, इस कॉन्सेप्ट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाए या ना, इसके लिए R&D will have to work together with the another department which is called as production department. अब क्या होगा? R&D और प्रोडक्शन दोनों मिलके इस चीज को चेक करते हैं
कि जो भी कॉन्सेप्ट R&D ने डेवलप किया उससे प्रोडक्ट बनाना पॉसिबल है या नहीं है, उसे हम कहते हैं फीजिबिलिटी स्टडी। फीजिबल है या नहीं है मतलब पॉसिबल है या नहीं है इससे प्रोडक्ट बनाना। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम प्रोडक्ट बना ही नहीं सकते। मान लो कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाए, पता चल रहा है 10 रुपये की जरूरत है और यहाँ 100 रुपये का प्रोडक्ट बन गया, कहां से वो खरीदा जाएगा? पता है हमने लो इनकम ग्रुप के लोगों के लिए प्रोडक्ट बनाया और प्रोडक्ट एक्सपेंसिव हो गया, वो खरीद ही नहीं पाएंगे, प्रोडक्ट फेल हो जाएगा। तो फीजिबिलिटी पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। जैसे ही फीजिबिलिटी स्टडी कंप्लीट हुआ, अ प्रोडक्ट विल बी डेवलप्ड एंड दिस इंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट डेवलपमेंट। है ना? अच्छा, बीकानेर से बच्चे का कहना है कि मैं चेरी ब्लॉसम लगाता हूं, है ना? आई डोंट नो दिस प्रोडक्ट। हाँ, अच्छा, एक काम तो करना शुरू कर दो। जब भी घर में कोई सामान खरीद के लाते हो, डेफिनेटली बोला जाता होगा, बहाने बनाते होगे आप कि पढ़ रहे हैं, और पढ़ते पढ़ते तो हो नहीं, इतना तो मुझे पता है। तो रैपर देखना शुरू करो। जैसे कोई भी प्रोडक्ट खरीदा मार्केट में तो उसके रैपर को देखो, मतलब जो उसका जो कवर होता है कि किस कंपनी का है, किस ब्रांड का है, ठीक है ना? ताकि जब मैं आगे आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा, मैं बहुत सारे प्रोडक्ट को हम बहुत क्लोजली देखने वाले हैं, ये कैसे लॉन्च हुआ, कैसे चला, है ना? दोनों जगह यूज होगा, IT में भी और SM में भी, राइट? तो इसको क्या करना है, हमें रैपर देखना शुरू करो, ताकि ब्रांड, कोई भी ब्रांड है और वो किस कंपनी का है, ये दोनों चीजें हमारे दिमाग में पैरेलल चलता रहे, ठीक है? सो दिस इज योर इंटायर चेन ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब जरा देखो, आपने नोट कर लिया होगा, अब मैं इस पे कुछ काम करूंगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको बस देखते रहना है। सप्लायर से हमने रॉ मटेरियल परचेज किया, ठीक है? उस रॉ मटेरियल को हमने गुड्स में कन्वर्ट किया, उस गुड्स को हमने डीलर तक भेजा, डीलर से कस्टमर को गया, बदले में कस्टमर ने हमें पेमेंट किया। जब हमने गुड्स डीलर को बेचा तो डीलर को हमने डिस्काउंटेड प्राइस पे बेचा, और वो जो डिस्काउंट है वही डिस्काउंट डीलर का कमीशन होगा। अगर मान लो हमने 10 रुपए में डीलर को बेचा और MRP 12 रुपए का है, तो इसका मतलब हमने डीलर को 2 रुपए का मार्जिन दे दिया, ठीक है? उस 2 रुपए के मार्जिन पे डीलर 12 रुपए का प्रोडक्ट कहां बेच देगा? कस्टमर को बेच देगा, और ये 2 रुपए की सेविंग किसकी हो गई? डीलर की सेविंग हो गई। दिस इज हाउ दिस वर्क्स, ठीक है? पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात कि यहां 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 और यहां और यहां और यहां, मतलब ये एक छोटा सा डायग्राम है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिल रही है। जब हम सप्लायर से रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं, इसे हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल और प्रोक्योरमेंट। इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना कहलाता है प्रोडक्शन। गुड्स को डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू कस्टमर तक पहुंचाना कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन। हियर इज योर मार्केटिंग, हियर इज योर R&D, ठीक है? प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, R&D, ठीक है? ये सारी चीजें हैं। अगर मार्केटिंग ने कस्टमर नीड को सही तरह से नहीं पहचाना, अगर मार्केटिंग को कस्टमर के प्रेफरेंसेस को समझने में गलती हुई, एक गलत नीड सेटिस्फायर बनेगा, या एक ऐसा प्रोडक्ट बनेगा जो प्रोडक्ट टेक्निकली नीड सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा एट ऑल लेवल। उस गलत प्रोडक्ट को आप कितना भी एडवर्टाइज कर लो, दैट कैन नॉट बी सोल्ड इन मार्केट। अगर कस्टमर ने उसको खरीदा भी तो कस्टमर उससे सेटिस्फाई नहीं होगा। क्यों सेटिस्फाई नहीं होगा? कि कस्टमर के जो सारे क्राइटेरियाज थे उसको ये प्रोडक्ट फुलफिल नहीं कर पा रहा है, ठीक है? नंबर 1। नंबर 2, अगर सप्लायर से परचेज किया हुआ रॉ मटेरियल लो क्वालिटी का हो, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी भी क्वालिटी क्या होगी? लो होगी।
एक लो क्वालिटी के प्रोडक्ट को आप कस्टमर को बेचोगे, कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा। कस्टमर एक बार तो आपके प्रोडक्ट को बाय करेगा, दोबारा नहीं करेगा, क्योंकि कस्टमर ने आपके प्रोडक्ट से जितना बेनिफिट मिलना था नहीं मिल पाया। आपने जो प्रॉमिस किया आपने वो डिलीवर नहीं किया, राइट। फिर से देखो, अगर सप्लायर ने रॉ मटेरियल को हाई प्राइस चार्ज किया तो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा और आपके प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा, और इसका मतलब एक कस्टमर को एक हाई कॉस्ट प्रोडक्ट परचेज करना पड़ेगा। अब ये डिपेंड करता है कि कस्टमर उसको जस्टिफाई कर पाएगा या नहीं अपने अंदर। जब आप किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं, क्या आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हो? आप बिल्कुल करते हो। आपका सबकॉन्शियस माइंड करता है कि ये प्रोडक्ट प्राइस के हिसाब से हमें इतना बेनिफिट दे रहा है या नहीं दे रहा है। हमारी कोशिश हमेशा यही होती है कि जो प्राइस हो वो कम हो और जो बेनिफिट्स हो वो क्या हो, ज्यादा हो। जैसे ही कस्टमर जो एक्सपेक्ट कर रहा था उसको नहीं मिला तो ऑटोमेटिकली आपका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है दैट विल गो डाउन। ये है क्या, आखिर हो क्या रहा है? हम ये देख रहे हैं कि ये सारे प्रोसेस, ये चाहे मार्केटिंग हो, चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे प्रोक्योरमेंट हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये हर एक प्रोसेस का प्रॉपरली मैनेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक चेन है, एक प्रोसेस का चेन है। एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर देखा जाए तो एक कंपनी है क्या? एक कंपनी है जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, और इन बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में बहुत सारे फंक्शंस को, बहुत सारे प्रोसेसेस को परफॉर्म किया जा रहा है, और ये बहुत सारे प्रोसेसेस का एक सिस्टम है। बिजनेस है क्या? तो हम कहते हैं बिजनेस या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज सेट ऑफ इंटरडिपेंडेंट प्रोसेसेस। क्यों इंटरडिपेंडेंट प्रोसेस है? क्योंकि दोस्त, प्रोडक्शन का क्या मतलब जब तक मार्केटिंग ना हो? क्या बनाओगे? कुछ भी बनाना शुरू कर दोगे? ऐसा तो हो नहीं सकता। जब तक नीड ना पता हो प्रोडक्शन का कोई मतलब नहीं है। नीड पहचानने में गलती हो गई, प्रोडक्शन फेल हो गया। सो प्रोक्योरमेंट, कैसा रॉ मटेरियल आ रहा है, ये डायरेक्टली हिट करेगा प्रोडक्शन को। अगर प्रोडक्शन टाइम पे नहीं हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन डिले हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन डिले हो गया, कस्टमर को आपने 10 तारीख का नाम बताया था कि हाँ 10 को आपको गाड़ी मिल जाएगी, पता चल रहा है उसका कार जो है उसको अगले महीने के 10 तारीख को डिलीवर हो रहा है। अब भाई साहब, एक बात तो पक्का है, आपसे भले ही वो ना झगड़े, लेकिन इस 30 दिन के दौरान वो कम से कम 300 लोगों को बताएंगे सबकी गाड़ी ले लेना, हुंडई की मत लेना। बहुत झूठ बोलते हैं वो लोग, लटका के रखते हैं। सो what is business? What is an organization? What is a business organization? तो हम कहते हैं business organization is a set of interdependent processes, and these processes are basically responsible to create and deliver product to whom? To customer, product or service, whatever. और इस पूरे processes के मदद से हम प्रोडक्ट को डिलीवर कर पाते हैं कहाँ तक? कस्टमर तक। यही हमने देखा था। एक फेयर आइडिया आपको जरूर मिला होगा बिजनेस के बारे में कि हाउ वी कंडक्ट एवरी एक्टिविटी, प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, और यहां मार्केटिंग, सेल्स हो जाएगा। प्रोडक्ट बिक गया किसको? कस्टमर को। ठीक है, अब जरा इसको हम लिखते हैं 2 लाइन में। क्या बोलेंगे? थ्योरी बहुत जरूरी है, सिर्फ डायग्राम जो है वो बाद में भूल जाओगे। लिखिए जरा, क्या बोलोगे आप? An organization is set of interdependent processes. An organization is set of interdependent processes. ठीक है, what is process? And process is a set of or sequence of activities which converts some input to, ऐसे लिखना, converts set of input to set of output.